So let's start. केमिकल बॉन्डिंग में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमने किया कल, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कैसे रिलेट होता है ये मैंने आपको बताया है ना। तो नेक्स्ट अब जरा आ जाओ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और खास करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक पॉइंट सॉल्युबिलिटी डिस्कस होता है। क्या है इसे, रुको एक सेकंड। solubility in water and H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है वाटर में सॉल्युबिलिटी का। जरा इसको प्रैक्टिकली विजुलाइज करना है कि हमारे पास किसी एक बीकर में वाटर है, वाटर कंटेन H2O मॉलिक्यूल। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें कोई एक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड को हम डिसॉल्व करते हैं एज ए सोल्यूट। ये सोल्यूट डिसॉल्व होगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशन होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ, कोई एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप कर ले, अगर सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ कोई एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप कर ले, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, तो सोल्यूट को सॉल्वेंट अपने में रिटेन कर लेगा। बताओ कर लेगा कि नहीं। और सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ होमोजीनियस हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी कि डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाए, तो सॉल्वेंट उसको अपने में इंक्लूड नहीं करना चाहेगा, इन्वॉल्व नहीं करेगा। तब क्या होगा, सोल्यूट सेपरेट हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, कहेगा कि सॉल्वेंट हमें रख ही नहीं रहा, बुला ही नहीं रहा, तो यानी कि डिसॉल्व नहीं होगा। सो कंडीशन क्या है, फॉर dissolving a solute in water, it must form H bond, it must form H bond with water। है ना। ये वाटर के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कौन, सोल्यूट, तो वाटर उसको रिटेन कर लेगा अपने में, डिसॉल्व करेगा। नहीं बनाता तो नहीं डिसॉल्व होगा। जैसे अब एक एग्जांपल लो, CH3OH मिथानॉल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है,
इथानॉल भी लिक्विड होता है, और हेक्सेन भी लिक्विड होता है। ये मैंने हेक्सेन लिखा है, C6H14। अच्छा, हेक्सेन डे टू डे लाइफ में कहीं देखा है आपने? कभी आपने हेक्सेन को देखा है? अरे बताओ जल्दी से, डे टू डे लाइफ में हेक्सेन कहीं दिखता है क्या? नहीं ना? रोज रोज देखते हो, स्कूटी में जो पेट्रोल भराते हो ना, वो हेक्सेन होता है। पेट्रोल इज मिक्सचर ऑफ पेंटेन एंड हेक्सेन। अब देखो, अगर इन सबको पानी में डिसॉल्व करें तो ये बताओ कि ये मिथानॉल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। ये देखो, ये वैलिड हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, और इधर भी ऑक्सीजन है, और इसलिए ये एक वैलिड H बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वैलिड H बॉन्ड होने का मतलब कि वाटर में जैसे ही मिथानॉल डालोगे, वाटर रिटेन कर लेगा, पकड़ लेगा, उसको बाहर नहीं निकलने देगा, अलग नहीं होने देगा, डिसॉल्व कर लेगा। ये एक वैलिड हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि देखो मिथानॉल का हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन से बना रहा है H बॉन्ड, बना रहा है ना बच्चे? और मिथानॉल का ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन से बना रहा है H बॉन्ड। और इसलिए मिथानॉल पानी में डिसॉल्व हो जाता है। इथानॉल भी हो जाएगा, इथानॉल में भी वही है ना, केवल फर्क क्या है, यहां मिथाइल की जगह इथाइल आ जाएगा, बाकी तो सब वही है। अगर हम इथानॉल को देखें तो इथानॉल ऐसे है, ये देखो, ये वैलिड हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये देखो, ये वैलिड हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इथानॉल भी डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हेक्सेन डिसॉल्व हो सकता है पानी में? हेक्सेन जो मैंने आगे लिख रखा है, ये है हेक्सेन। क्या ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? ये देखो, हो गया हेक्सेन। ये है हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6। Can it form H bond with water? Can't form H bond with water. ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड नहीं है, और नहीं बनाता, इसलिए ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। Therefore does not dissolve. Therefore does not dissolve in water. सही है ना? अरे कभी पेट्रोल को पानी में मिलते हुए देखा है क्या? फिर अगर पानी में पेट्रोल आ भी जाए तो ऊपर फ्लोट करता है, देखते हो? रेनी सीजन में अगर कहीं पे पेट्रोल वगैरह गिर जाता है तो पानी के ऊपर वो फ्लोट करते रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पेट्रोल पंप वाला पानी ही मिला के बेच रहा होता है, पेट्रोल में पानी मिला देता है, लेकिन पानी मिलता ही नहीं पेट्रोल में, तो इसलिए केरोसिन ऑयल मिला देता है ना मिलावट करने वाला।
तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी का एक पॉइंट है। एक और पॉइंट इसमें देख लो सॉल्युबिलिटी में बच्चे, इधर देखो C2 अभी C2H5O C2H5, ये मैंने कंपाउंड लिखा है, इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। क्या बोलते हैं इसको? डाई इथाइल ईथर। ठीक है बेटा, डाई इथाइल ईथर इसको बोलते हैं। अगर इसको इलेबोरेट करके देखें इसके स्ट्रक्चर को बच्चे, तो ये है ऐसा। पहले ये बताओ कि ये ईथर आपस में एक दूसरे के बीच में H बॉन्ड बना सकता है? एक ईथर मॉलिक्यूल दूसरे ईथर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है क्या? नहीं। फिर हाँ कहता है। कहां इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से? सभी हाइड्रोजन तो कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये वाटर के साथ बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखना, मैं वाटर लिखने जा रहा हूं। ये एक वैलिड हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? अरे है। अरे इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, दूसरी साइड भी ऑक्सीजन है, तो ये एक वैलिड हाइड्रोजन बॉन्ड है। देखना जरा ध्यान से, ईथर ईथर का ऑक्सीजन वाटर के साथ H बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ईथर में कोई हाइड्रोजन नहीं है जो वाटर के ऑक्सीजन के साथ H बॉन्ड बना सकता है। जबकि देखो, अगर हम अल्कोहल में जाएं, यहां देखो अल्कोहल में, ध्यान देना, इस अल्कोहल में अगर देखें तो इस अल्कोहल के साथ इस वाटर के साथ देखो, इथानॉल का हाइड्रोजन भी और इथानॉल का ऑक्सीजन भी दोनों H बॉन्ड बना रहा है या नहीं? ये भगवान, अरे इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड समझ ही नहीं पाया असल में बच्चा। हाइड्रोजन बॉन्ड इथानॉल में, वो हाइड्रोजन भी है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन तो बना ही सकता है। यानी कि इथानॉल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों H बॉन्ड बनाता है, जबकि ईथर का केवल ऑक्सीजन। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर के साथ कौन ज्यादा H बॉन्ड करेगा, इथानॉल या ईथर? इथानॉल, क्योंकि इथानॉल के पास दो एटम है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि ईथर के पास एक ही एटम है। समझा बच्चे? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, इन सब बातों को समअप करता हूं एक सिंपल से कंपैरिजन से। अब अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, इथानॉल एंड डाइइथाइल ईथर, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। इनकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी हम वाटर में बता सकते हैं क्या? कौन पानी में लिस्ट सॉल्युबल होगा, कौन मोस्ट सॉल्युबल होगा, उसी के लिए भी सारी चीजें बताई मैंने आपको। बताओ कौन लिस्ट सॉल्युबल होगा? हेक्सेन, क्योंकि हेक्सेन के पास कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है।
मोस्ट सॉल्युबल होगा इथेनॉल, क्योंकि इथानॉल इथानॉल यहां से भी बनाएगा एच बॉन्ड और यहां से भी बनाएगा ना। हाँ, जबकि जबकि इसकी सॉल्युबिलिटी बच्चे बीच में आ जाएगी, ईथर की आ जाएगी ना। अच्छा, इसकी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी बीच में, क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन से बना सकता है। तो क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी इन वाटर का क्या रिलेशन लेंगे? 1 हो जाएगा लिस्ट सॉल्युबल, फिर आ जाएगा 3 और मोस्ट सॉल्युबल आ जाएगा 2। सही है ना? तो ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिलेशन हमने देखा। तो ये था कहानी केमिकल बॉन्डिंग का। एंड टिल दिस टाइम हमने फिजिकल केमिस्ट्री के 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, और ये सब बड़े बड़े टॉपिक थे। केमिकल बॉन्डिंग तो सबसे बड़ा टॉपिक है, देखो कितने दिन से चले जा रहा था। हमने कंप्लीट कर लिया स्टोकियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। अब 3 टॉपिक रहता है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसी में से एक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद सिर्फ रह जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करें आज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं उसका। redox reaction, this is going to be our next topic. redox reaction। सबसे पहले redox itself is made up of 2 words। ये 2 वर्ड को कंबाइन करके बनता है reduction and oxidation। It is combination of 2 words, reduction and oxidation। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में इसी के बारे में पूरा डिस्कशन होने जा रहा है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बारे में। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, लेकिन थोड़ा इसका हिस्टोरिकल कनेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन काफी पुरानी स्टोरी है। इट स्टार्टेड लॉन्ग बैक, और सबसे पहले साइंटिस्ट ने इसको कुछ डिफाइन किया, फिर बाद में कुछ और रिएक्शन पता चला जो उस डेफिनेशन में फिट नहीं हुआ, तो उसको मॉडिफाई किया। थोड़े टाइम बाद फिर देखा कुछ और रिएक्शन है जो उसमें फिट नहीं हो रहे हैं, और मॉडिफाई किया, और चलते चलते आज आ गए हैं हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पेपर। मॉडर्न के पहले थोड़ी हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन से, जो स्कूल डेज में आपने सुना भी होगा। विल फिनिश इट इन 2 मिनट। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। Oxidation is a process of addition of oxygen or
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे अगर हम लिखते हैं कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड, देन इट इज ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कैल्शियम का। अगर हम लिखते हैं C2H6 प्लस ऑक्सीजन to give 2CO2 प्लस 3H2O, बैलेंस कर दो इसको, 2 2 जा 4, 3 7, 7/2, ठीक है। इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? इथेन। इन सब में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। या अगर हम एक कंपाउंड लें C2H6 और इसे अगर हम हीट कर दें तो ये C2H4 देता है प्लस H2, ये भी ऑक्सीडेशन है। किस आधार पे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली reduction is what? Reduction is either addition of hydrogen or removal of oxygen, reverse of oxidation. Reduction is a process of addition of H2 or a removal of oxygen. Process of addition of hydrogen or removal of oxygen. एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। अरे बाबा एटम तो बैलेंस करोगे। राइट साइड में कितने एटम है ऑक्सीजन के? तो अगर 7 एटम है और ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इस फॉर्म में ना। तो इसको 7/2 करोगे तभी तो 2 × 2 7 रह जाएगा ना बच्चे। तो अब कुछ एग्जाम्पल जरा देखो रिडक्शन का। अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं बच्चे C2H2 इथाइन प्लस 2H2 C2H6, it is reduction, addition of hydrogen. समझ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 CH3OH, it is reduction, addition of hydrogen to carbon monoxide. माइक बंद करो। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एक रिएक्शन हमने लिखा Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, जस्ट हीट करो इसे। इसको हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाता टू गिव सिल्वर प्लस हाफ O2 गैस। देखो सिल्वर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो क्या कहेंगे? ये रिड्यूस हो गया। कॉपर ऑक्साइड
कॉपर ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं देन इट गिव्स Cu2O प्लस हाफ O2. It is reduction of copper oxide. लेकिन इस डेफिनेशन को फिट होने के लिए रिएक्शन में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से किसी एक का होना जरूरी है या नहीं? अरे डेफिनेशन ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन में लिया तो जब वही दोनों नहीं होगा तो ये डेफिनेशन तो उसके लिए किसी काम का नहीं रह जाएगा ना। लेकिन दुनिया में हजारों ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता ही नहीं, और इसलिए यह डेफिनेशन ठीक था लेकिन काफी नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि गलत था। सबसे पहले इसी तरह से लोगों ने डिफाइन किया, बाद में देखा कि अब तो कई ऐसे रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता ही नहीं है, फिर भी वो रेडॉक्स रिएक्शन। तो फिर आया नेक्स्ट डेफिनेशन, redox reaction as electron transfer process. Redox reaction as an electron transfer process. कि redox reaction क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक रिएजेंट से दूसरे रिएजेंट की। जैसे एक एग्जांपल लो, सोडियम को अगर हम क्लोरीन के साथ हीट कर दें देन इट गिव्स NaCl, और हम सबको मालूम है कि NaCl में सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है ना बच्चे? यानी कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, न्यूट्रल सोडियम सोडियम आयन बन गया। तो अगर इसको हम स्प्लिट करें तो क्या हुआ होगा, सोडियम पहले बना होगा, सोडियम आयन बना कि नहीं? तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा कि अब्जॉर्ब होगा? रिलीज होगा। और क्लोरीन बना क्लोराइड आयन, तो कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन लेके। और इन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड कर दो तो ये वाला मिल जाएगा या नहीं? ऊपर वाला देखो मिल जाएगा, सोडियम प्लस हाफ Cl2 गिव्स सोडियम क्लोराइड। ये कैंसिल हो गया। क्या हम विजुलाइज कर पा रहे हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है? तो दरअसल में इलेक्ट्रॉन कहीं आसमान से नहीं आ रहा, यहां से निकल के यहां जा रहा है। दिख रहा है क्या? और सोडियम ने जो दिया क्लोरीन ने वही लिया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ कि नहीं? वो सभी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो एक रिएजेंट से दूसरे रिएजेंट को, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जबकि इस रिएक्शन में देखो ना, हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है ना बच्चे? बट ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो अब इस टर्म में हम क्या कह सकते हैं, redox reaction is a process of transfer of electrons from one reagent to another reagent, है ना? एक रिएजेंट से दूसरे रिएजेंट को जाता।
अब डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहां पे क्या है। ऑक्सीडेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता। इट इज ए प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल अभी अभी ऊपर हमने लिख रखा है, सोडियम इज अंडरगोइंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है या नहीं? तो क्या कहेंगे कि इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सुन रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन, hence getting oxidized। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज a process of gain of electrons, a process of gain of electron। जैसे अभी अभी हमने देखा Cl2 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा है Cl-। तो इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया? क्लोरीन ने। तो कहेंगे इज रिड्यूस्ड, है ना। अब देखो, इसके रिडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो किसने दिया? सोडियम ने। तो इसके रिडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? और इसलिए सोडियम को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करवाता है खुद ऑक्सीडाइज होके। सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हुआ क्लोरीन के रिडक्शन के लिए, हुआ कि नहीं? तो रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करवाता है, तो दूसरे को रिड्यूस करवाने के लिए खुद को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। और उसी तरह से अगर हम कहते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके लिए कौन जवाबदेह है? क्लोरीन। और क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम, इसलिए हम क्लोरीन को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए ना? तो जरा एक एक लाइन उसको भी लिखना बनता है। रिड्यूसिंग एजेंट, आर से इसको डिनोट किया। ये कौन लिखा? शुभम। reducing agent, the reagent which reduces others by oxidizing itself। जो दूसरे को रिड्यूस करता है खुद को ऑक्सीडाइज करके। सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट इन एबव एग्जाम्पल, ठीक है ना। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA, oxidizing agent, the agent
which oxidizes other by reducing itself. The reagent which oxidizes others by reducing itself. By reducing itself. ठीक है ना? Chlorine is reducing agent in the above example. Oxidizing agent. Chlorine is oxidizing agent in the above example. Chlorine oxidizing agent. तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हम देख रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेशन भी काफी नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे सिंपल रिएक्शन में तो हम फिर भी इसको पकड़ लेंगे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव किस टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन को टारगेट करना है, जरा उसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं। एक सिंपल सा रेडॉक्स रिएक्शन में लिखता हूं जिसको हम टारगेट करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विथ K2C2O4 in presence of H2SO4 to give MnSO4 plus CO2 plus K2SO4 प्लस H2O। ये एक सिंपल सा रेडॉक्स रिएक्शन है। सिंपल है, समझ लो, ये सिंपल है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, अगर हम पीछे के डेफिनेशन से ढूंढने जाएं तो ढूंढते ही रह जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। इट्स नॉट सिंपल टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। समझ गए बच्चे? और इसलिए अब आएगा तीसरा डेफिनेशन जो कि मॉडर्न डेफिनेशन है, और उससे दुनिया के सभी रेडॉक्स रिएक्शन की कहानी समझ में आती है, मिस्ट्री रिवील हो जाती है। सो दैट इज the last definition, but the most important, redox reaction in terms of oxidation number. Redox reaction in terms of oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जरा देखें। ऑक्सीडेशन इज a process of increase in oxidation number and reduction is a process of decrease in oxidation number. So oxidation is a process of increase in oxidation number, reduction is a process of decrease in oxidation number. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है।
व्हाट इज दिस ऑक्सीडेशन नंबर? तो अब हम इस डेफिनेशन को थोड़े टाइम के लिए पॉज करने जा रहे हैं। हम पहले अब ऑक्सीडेशन नंबर को समझेंगे, फिर वापस इस पे आएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको ON से डिनोट किया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले इसका लिटरल डेफिनेशन जरा समझोगे। ऑक्सीडेशन नंबर इज द एवरेज चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन। किसी मॉलिक्यूल में किसी एक एटम पे एवरेज चार्ज कितना है। जैसे पहले डेफिनेशन लिखो, इट इज द एवरेज चार्ज possessed by an atom in a compound or कंपाउंड आयन। कंपाउंड आयन उस आयन को कहते हैं जिसपे चार्ज हो लेकिन एक से ज्यादा एटम हो, जैसे सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये सब कंपाउंड आयन है। समझ गए ना? अब ये एवरेज चार्ज का मीनिंग क्या हुआ सुन लो, कि अगर हम एक कोई कंपाउंड लिखते हैं H2O3 2-, ये हो गया कंपाउंड आयन, सुन लो। तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? टोटल चार्ज ऑन सल्फर डिवाइडेड बाय 2। सुन रहे हो? एवरेज चार्ज। तो वो एवरेज चार्ज हो सकता है एक्चुअल चार्ज नहीं हो, क्योंकि वो अलजेब्रिक एवरेज है। हो सकता है दोनों सल्फर डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में हो, लेकिन डिफरेंट, दोनों सल्फर पे डिफरेंट चार्ज हो, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? दोनों के चार्ज का सम डिवाइडेड बाय 2। समझ गए? अब ये ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कैसे करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने का कुछ रूल्स हैं। कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में फिक्स होते हैं, उनको याद रखना है और उसी से बाकियों का मालूम करना है। तो हेडिंग डालेंगे, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पता करने का रूल क्या रूल होता है, एक एक करके देखते और समझते चलेंगे। अब देखो, सबसे पहले सबसे सिंपल रूल है, किसी भी कंपाउंड में, एक एक शब्दों को ध्यान देंगे, किसी भी कंपाउंड में अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 होता है। अल्कली मेटल कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। और किसी कंपाउंड में फ्री एलिमेंटल स्टेट में नहीं, कंपाउंड में, और किसी भी कंपाउंड में अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, ये कभी नहीं बदलता है। लिखेंगे यहां पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkali metals in all its compound is always +1. Oxidation number of alkaline earth metal
in all its compound is always +2। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या हुआ देखो जरा, ध्यान से सुनना। अगर हम एक कंपाउंड लिखें बच्चे, से Na2O2, ध्यान से देखना, इस कंपाउंड पे टोटल चार्ज कितना दिख रहा है आपको? 0। कंपाउंड न्यूट्रल है, कोई चार्ज दिख रहा है क्या? अरे 0 चार्ज नहीं है इस पे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर टोटल प्लस चार्ज टोटल माइनस चार्ज के बराबर होगा। अब सोडियम पे कंपाउंड में हमेशा चार्ज +1 होता है, तो लिखा भी रूल में। ऑक्सीजन के बारे में मालूम नहीं है, तो ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर हम x ले लें तो 2 × +1 + 2x = 0। पहले ये मुझे बताओ कि मैंने क्या लिखा, मालूम चला? टोटल चार्ज को मैंने 0 किया है, तो एक सोडियम पे +1 तो 2 सोडियम पे 2 × +1 + 2, एक ऑक्सीजन पे x तो 2 ऑक्सीजन पे 2x, और टोटल चार्ज 0। x = और इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन Na2O2 इज -1। समझ गए ना? तो इस तरह से जी नहीं वो इतनी छोटी सी बातों को अगर फिर से, मतलब क्या है, कंसंट्रेट करता नहीं, ध्यान लगाता नहीं, और बहुत आसान होता है कर देना। एक बार फिर से क्या लिखा ऊपर में हमने यहां पे लिखा कि सोडियम पे हमेशा चार्ज +1 होता, तो 2 सोडियम पे अगर, अच्छा कोई कंपाउंड हम लिखते हैं मीथेन, अगर आपसे कोई पूछे मीथेन पे चार्ज कितना है, क्या आंसर करोगे? 0। अरे होगा कि नहीं? क्योंकि जब चार्ज कुछ दिख ही नहीं रहा है तो फिर चार्ज हम क्या बताएंगे? तो न्यूट्रल कंपाउंड है ना? तो इसी तरह से मैंने कहा सोडियम ऑक्साइड Na2O2 पे चार्ज कितना है? 0, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है। अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल निगेटिव चार्ज के बराबर होगा। अब हमने ऑक्सीजन पे मालूम नहीं था चार्ज, तो हमने एक ऑक्सीजन पे ले लिया x, एक ऑक्सीजन पे हमने चार्ज ले लिया x, तो टोटल चार्ज को 0 कर रहे हैं। तो देखो 2 ऑक्सीजन पे लिया हमने 2 × +1, और 2 ऑक्सीजन पे लिया 2 × x, और इसको हमने 0 से इक्वेट किया। अब इसको सॉल्व करना नहीं आता, तो x = -1, ये क्या आ गया? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से रूल 2 लिखेंगे जरा। अच्छा, इसी में कौन बात कर रहा है? इसी में रूल 2 के पहले जरा एक पॉइंट और ऐड कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इन ऑल इट्स कंपाउंड। कंपाउंड में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +3 लेंगे। समझा ना? अब आ जाओ रूल 2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन
all its compound is always -2। ध्यान से देखो, कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। अब जरा मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। एक आयन लिखा मैंने, नाइट्रेट आयन। देखो इस दोनों में फर्क क्या है। यहां पे मैंने लिखा था Na2O2, इस पे चार्ज 0 था, ये कंपाउंड था, ये आयन है, तो इस पे चार्ज -1 है या नहीं। अब ये बताओ कि अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और हम जानना चाहते हैं नाइट्रोजन का, तो एज्यूम करो कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x है। x -6 इज इक्वल टू -1। जल्दी से बताओ ये मैंने क्या लिखा, समझ में आता है बच्चों को। मैंने लिखा x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। मैंने टोटल चार्ज -1 लिखा। अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x है, एक ही नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कितना आ जाएगा x। 3 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ जाएगा 3 इंटू -2। टोटल चार्ज का सम कितना होगा बच्चे, -1। और यहां से x इज इक्वल टू क्या आ गया, कौन अपना बाजा बजा रहा है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +5। देखो बच्चे आया कि नहीं। तो कहेंगे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें है +5, और इसलिए जल्दी से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकाल के बताओ, एकदम जल्दी से। वेरी गुड, +6। हेलो, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अभी मैं क्लास खत्म करके आ रहा हूँ, 5 मिनट में वेट करो नीचे। हाँ हाँ ठीक है, नीचे रहो। हाँ। तो क्या करेंगे, x अननोन रख लेंगे सल्फर पे, तो ये आ जाएगा x -8 इज इक्वल टू -2। किया था आपने 4 ऑक्सीजन पे -8, तो x माइनस टोटल चार्ज इज इक्वल टू -2 है इस बार, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू +6। ठीक है ना। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करेंगे। अभी 2 ही रूल बताया, 2-3 और है, कल ये सब करेंगे। चलो ठीक है, ओके। रिकॉर्डिंग बचे लेकिन रात तक, क्योंकि अभी ना मेरी लगातार क्लास है, तो मैं अभी क्लास करके रात 10-11 बजे तक डाल दूंगा, ठीक है ना। हाँ, पुराने वाले भी डाल दूंगा, मैं भूल गया था। जरा एक बार आंसर चेक कर लेना पीरियोडिक टेबल का, और उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कल डिस्कस कर लेना, फिर मैं चेक करूंगा उसको। जरा आंसर जो आपने निकाला है, आंसर अगर आपको लगता है किसी में, क्योंकि कई बार टाइपिंग एरर हो जाता है, तो आप जरा आंसर एक बार चेक कर लेना, और कोई डिफरेंस लगे तो कल मुझसे डिस्कस कर लेना, फिर चेक करेंगे उसको। ठीक है, ओके बच्चों।